नमस्कार दोस्तों, 8 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये तीसरा चैप्टर है। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा बाकी है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। पहले देखते हैं क्या यूजेज ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का उपयोग। आप पढ़ेंगे कि खनिजों का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। फिर जो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का संरक्षण जो है कैसे होगा उसको देखेंगे। फिर है पावर रिसोर्स, यानी कि शक्ति संसाधन को देखेंगे, जिसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल देखेंगे, यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजेज देखते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप देखिए मिनरल्स का, यानी कि खनिजों का उपयोग कहाँ पे होता है। खनिजों का उपयोग एक तो आप देखिएगा इंडस्ट्रीज में, आपको बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में देखिएगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि रत्न आभूषण बनाने में इसका, रत्न या आभूषण बनाने में क्या, आभूषण बनाने में इसका काफी जो है यूज होता है। फिर देखते हैं क्या दूसरा कहाँ पे इसका यूज होता है, तो हम देखते हैं क्या, देखिएगा क्या, यानी कि कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर में जो आपको सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का जो यूज किया जाता है वो किससे किया जाता है, क्वार्ट्ज, जिससे क्या है से बनता है। क्वार्ट्ज से क्या है, सिलिकॉन तैयार किया जाता है। क्वार्ट्ज से सिलिकॉन तैयार किया जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में यूज होता है। तो फिर क्या है, मिनरल्स का और यूज कहाँ कहाँ होता है वो भी देख लीजिए। फिर जो है हम देखते हैं क्या, जैसे अल्मुनियम देखते हैं ना, ये भी क्या है, खनिज है। अल्मुनियम से बर्तन बनाया जाता है, बर्तन। यहाँ तक कि देखिएगा हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज से लेकर के जितना ऑटोमोबाइल से हवाई जहाज, और यहाँ तक कि जितना ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, ये सब में क्या है, आपको बृहत पैमाने पर क्या है, मिनरल्स का यूज होता है। यहाँ तक कि आप देखिएगा क्या, आप कॉपर को ही ले लीजिए, तो बहुत सारा उदाहरण है। जैसे कॉपर को आप देखिएगा क्या, कि कॉपर को हम क्या करते हैं, कॉपर से पाइप बनाते हैं। कॉपर का वायर जो है, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेट करते हैं, वहां देखते हैं कि कॉपर वायर का कितना यूज होता है, यानी कि उसमें कितना कॉपर यूज होता है। तो हर चीज लगभग देखिएगा क्या, मिनरल्स जो है लगभग आप देख रहे हैं इन सारे चीजों में मिनरल्स का यूज होता है। इसको बाद में कर लेंगे। देखिए यूजेज ऑफ मिनरल्स, खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। ठीक है, हमने बताया रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः क्या है, कठोर। रत्न किससे बनता है भाई, यानी कि जो भी जम्स बनता है तो वो तो हार्ड होना चाहिए बिल्कुल। अगर हार्ड नहीं होगा तो क्या, सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, रत्न उससे नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या है, रत्नों का यूज क्या होता है, वो खनिज से होता है जो कठोर हो। ठीक है, मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनरल्स विच आर यूज फॉर जर्म्स, ठीक है, जर्म्स आर यूजुअली हार्ड। तो यानी कि रत्नों के लिए उपयोग होता है, इस खनिज का उपयोग होता है जो क्या हो, कठोर हो। ठीक है, इन्हें निष्कर्षण होता है इसका। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पहले इसका निष्कर्षण करते हैं, और फिर उसके बाद आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों मतलब ज्वेलरी में जड़ा जाता है। ठीक है, इसका निष्कर्षण किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, ये यानी कि ज्वेलरी बनाने में क्या होता है, ज्वेलरी बनता है तो उसमें जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर के पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तो तांबा यानी कि कॉपर को हम क्या करते हैं, हर जगह कॉपर का लगभग आप यूज देखते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी। क्या है, दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी बनाने, विभिन्न तरह के ज्वेलरी बनाने में इसका उपयोग होता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम क्वाइंस टू पाइप। तो क्या होता है, क्वाइन से लेकर के यानी कि सिक्के से लेकर के पाइप तक बनाने में कॉपर का बहुत ही बृहत पैमाने पर क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। ठीक है, एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंद, यानी कि जो भी आप बोतल देखते हैं तो उसका ऊपर वाला ढक्कन होता है, सब देखिएगा किस चीज का बना हुआ रहता है, तो आपको पता चलेगा किसका बना हुआ है, तो एल्युमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, भवन निर्माण, यानी कि आप देख रहे हैं
कि स्लाइडर वाला जो गेट भी बन रहा है आजकल, तो वो भी एल्युमिनियम। बाथरूम में भी देखिएगा कि गेट जो है एल्युमिनियम का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। और रसोई के बर्तन, हम लोग खाना जो बनाते हैं उस रसोई में भी देखिएगा क्या कि एल्युमिनियम को आपको बर्तन कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर, ठीक है, इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन्ड फॉर क्वार्ट्ज। तो क्या है, सिलिकॉन किस चीज से बनता है, तो सिलिकॉन से, ठीक है। सिलिकॉन क्वार्ट्ज से बनता है, क्वार्ट्ज से ही क्या होता है, सिलिकॉन बनता है। फिर से इसको देखिए, तो यहां देखिए सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, यानी कि सिलिकॉन किस चीज से प्राप्त होता है, तो क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, ठीक है। जो क्या होता है कि आपको कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, यानी कि सिलिकॉन का। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स। देखिए बॉक्साइड से क्या है, एल्युमिनियम हमको प्राप्त होता है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अच्छा, एयरप्लेन, बोटलिंग इंडस्ट्रीज देखते हैं, जिस मतलब जो भी है मतलब बोतल, तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है वो सब क्या होता है, यानी कि दवा भी आप खरीदते होइएगा तो उसका ढक्कन किस चीज से बनाया जाता है, आपको एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है। बिल्डिंग्स एंड इवन द किचन कुकवेयर, तो आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं खनिजों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम तो ये देख लिए कि खनिजों को क्या है कि उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देखे। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। खनिज क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहते हैं, वो रिसोर्सेज जिसको प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा, यानी कि आपको सैकड़ों हजारों वर्ष लगता है, उसको हम अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो खनिज भी क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। खनिजों का निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, ठीक है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। कहने का अर्थ क्या है, हम लोग इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग इतना ना ज्यादा जो है जैसे हम लोग खनिजों का दोहन कर रहे हैं, हम लोग इतना उपयोग कर रहे हैं, जिस और बनने का दर जो है बहुत धीमा है। इस तरह करेंगे तो बहुत जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, सारे खनिजों का उपयोग कर जाएंगे, तो आने वाली भावी पीढ़ी को कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों को तालमेल बैठा के बिल्कुल रखना होगा कि मतलब हम क्या करें, जैसे क्या कहते हैं आपको, खनिज जो है जैसे प्राप्त हुआ तो उसको हम 3 तरीका से, यानी कि 3D रूल्स है, 3D रूल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3D में, हम खनिज को क्या करेंगे, रीयूज करेंगे, रीयूज करेंगे, यानी कि पुनः हम उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रीयूज के बाद क्या करेंगे, रिड्यूस मतलब क्या है, कमी करेंगे। हमको जितना यूज करना है उतना ही यूज करेंगे, ऐसा ना कि बहुत ज्यादा यूज कर लिए तो दिक्कत हो जाएगा। फिर तीसरा क्या करेंगे, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण, इसको पुनः क्या करेंगे, उससे हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये 3D रूल्स है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग जो है खनिज का ठीक है उपयोग तो करें, लेकिन अपने हिसाब से करें, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करें, ठीक है। आपको जितना जरूरत है उसके हिसाब से करें, और नहीं हो तो फिर से क्या करना है, रीयूज कीजिए, रिड्यूस कीजिए और रिसाइकिल कीजिए। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसको बनने में जो है ना क्या है, और इसके संचय होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। कहने का अर्थ क्या है कि इतना ज्यादा उपभोग हो रहा है कि निर्माण की तुलना में, यानी कि फॉर्मेशन की तुलना में क्या है, जैसे फॉर्मेशन कम हो रहा है, ठीक है, और हम लोग जो है उसको यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है।
खनन की प्रक्रिया में देखिए बर्बाद कितना होता है। जब माइनिंग किया जाता है तो उस समय भी आप देखिएगा क्या कि मिनरल्स का, खनिज का बहुत ज्यादा जो है बर्बादी होता है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो समझ गए, पुनर्चक्रण करेंगे तो क्या है, खनिजों का संरक्षण जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो माइनिंग जब करते हैं, कहने का अर्थ क्या है, जब खनन करते हैं तो उस समय क्या है, वेस्ट कम से कम हो वो हमको करना है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। और क्या करते हैं, रिसाइकिल करेंगे उसको, फिर से क्या है पुनश्चक्रित करेंगे, फिर से उसका निर्माण कर लेंगे, गला करके फिर बना लेंगे उससे बर्तन। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को जब वो फूट जाता है या खराब हो जाता है, जब हमारे यूज में नहीं होता है, तो उसे फिर से हम क्या करेंगे, गला करके क्या करेंगे, फिर से हम बर्तन तैयार कर लेंगे या कोई भी चीज तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, रिसाइकिल भी आपका होगा। तो आपको अच्छे से शायद समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पावर रिसोर्सेज यानी कि शक्ति संसाधन। हम शक्ति संसाधन से क्या समझते हैं, तो कहने का अर्थ क्या है, शक्ति संसाधन, इसमें मेनली देखिएगा शक्ति संसाधन क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत अगर हम उत्पन्न कर रहे हैं, उससे जनरेटर चला रहे हैं, उससे फैन हम लोग चलाते हैं, उससे एसी चलाते हैं, उससे तरह तरह चीजों में हम उपयोग लाते हैं। जैसे यहाँ तक कि खेतों में देखते हैं ट्यूबवेल जो लगा हुआ है, वो भी आज जो है यानी कि क्या है, विद्युत से ही चलता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि पावर यानी कि शक्ति संसाधन क्या है कि आप जैसे मान लेते हैं कि कृषि हुआ या उद्योग हुआ या परिवहन संचार या डिफेंस में भी हुआ, तो क्या है इसमें क्या है, पावर रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पावर रिसोर्सेज सबसे पहले ये कंफ्यूज नहीं होना है, पावर रिसोर्सेज जो है सबसे पहले क्या समझे, पावर रिसोर्सेज में आपको समझना है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हम लोग तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि हम लोग विद्युत ऊर्जा से क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल तो कार का भी निर्माण हो रहा है, आप और आज देख रहे हैं कि बहुत सारे चीजों का क्या है कि इलेक्ट्रिक के द्वारा, जैसे ट्रेन भी चलता है तो इलेक्ट्रिक से ही आजकल चलता है, ठीक है। और दूसरा देखिए ये तो है, और इसके पहले किस चीज से चलता था, जैसे पेट्रोलियम हुआ, तो पेट्रोलियम से भी देखते हैं, जैसे डीजल से क्या है, ट्यूबवेल जो है हम लोग पानी जो है खेतों में देते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं, जनरेटर में भी क्या करते हैं कि आपको डीजल यूज करते हैं, तो हम पेट्रोलियम लिख सकते हैं। पेट्रोलियम, आपको पेट्रोलियम भी क्या हुआ, इसका एक बहुत बड़ा साधन हुआ। और तीसरा देखिए, ये तो दो ही मेन हो गया, लेकिन कोल पहले देखते थे, भाप इंजन किस चीज से चलता था, कोयला इंजन देखते थे, ट्रेन भी कोयला से चलता था। तो ये सब क्या हुआ, शक्ति संसाधन हुआ। तो आप मोटा मोटी शक्ति संसाधन के बारे में, पावर रिसोर्सेज के बारे में समझ गए। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही बात है। अगर ये शक्ति नहीं रहता, पावर रिसोर्सेज नहीं रहता, तो हम लोग क्या है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते, हम लोगों का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सब रुक जाता। हमें जैसे उद्योग, कपड़ा भी हम लोग पहनते हैं तो किसी न किसी कंपनी से ही आता है, किसी न किसी इंडस्ट्री से ही आता है। तो हमको वो इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हमको क्या करना है, हमको यानी कि शक्ति का जरूरत होता है, ठीक है। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ, ठीक है, वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हम लोग यानी कि हम लोग संचार भी कर पाते हैं, तो क्या है ये, यानी कि आपको शक्ति संसाधन की वजह से, पावर रिसोर्सेज की वजह से। अब पावर रिसोर्सेज क्या क्या उसका सोर्स है आप देख लिए। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। परंपरागत मतलब कन्वेंशनल, और रिसोर्सेज हो जाएगा, कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम परंपरागत कहेंगे, और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम गैर परंपरागत कहेंगे। तो परंपरागत मतलब जो हमारे परंपरा में है, जो हम लोग क्या है उसको यूज कर रहे हैं, उसको देखेंगे।
ठीक है। और गैर परंपरागत में जो हमारी परंपरा में यानी कि उसका यूज जो है हम क्या है हमारे यूज में वो नहीं है, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे नॉन कन्वेंशनल में हम जैसे देखेंगे, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, ठीक है, आपको भूतापीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी हुआ। हम गैर परंपरागत में क्या देखेंगे, जैसे विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, ये सब, या टाइडल एनर्जी हुआ, ये सब क्या है आपको गैर परंपरागत है। और परंपरागत में क्या है, जैसे हम लोग परंपरागत में ईंधन का यूज करते हैं उसको देखेंगे, कोयला का यूज करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है, आपको पेट्रोलियम यूज करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावे बहुत सारा स्रोत है तो इसमें देखेंगे ही। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत है जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो परंपरागत किसे कहेंगे, जो हमारे परंपरा में है, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज हम परंपरा का अर्थ यही नहीं हुआ कि हम लोग क्या है हमारे जैसे बाबा दादा किए हम लोग किए तो ये परंपरा में है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये लंबे समय से चलता आ रहा है, हम इसका यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, परंपरागत में यानी कि कन्वेंशनल में। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। हम लोग देखेंगे ईंधन किसे कहते हैं और जीवाश्मी ईंधन किसको कहते हैं, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग क्या है उसको सामान्य यूज में क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं। जैसे फायरवुड, इंग्लिश से आपको पता चल रहा होगा किसके बारे में बात हो रहा है। एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो फायरवुड के बारे में तो समझ रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं जैसे पेट्रोलियम का ही निर्माण होता है, वो कैसे होता है, जैसे कोयला का ही निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे या कोई भी जानवर जो है यहाँ पे जैसे मर गया, और मरने के बाद क्या हुआ, इस पर परत बाई परत जो है चढ़ते गया मिट्टी का, या बहुत सारा वेदर फेनोमिना हुआ, और ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे शैलों में ये धीरे धीरे दबना शुरू हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपको बहुत सारा चीज आपको प्राप्त होता है, जैसे कोल भी प्राप्त होता है, आपको पेट्रोलियम प्राप्त होता है, आपको बहुत सारा चीज नेचुरल गैस भी आपको इससे ही प्राप्त होता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। अब हम फायरवुड यानी कि ईंधन के बारे में देखते हैं। ईंधन का उपयोग खाना पकाने, उष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। आप ईंधन का उपयोग कहीं ना कहीं से आप कर ही रहे हैं। जैसे पुराने समय में देखते हैं या आज भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए हम ईंधन का क्या उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्या है, उष्मा प्राप्त करने के लिए या खाना पकाने के लिए करते हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है, ठीक है। तो समझ गए कि ईंधन क्या होता है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, ठीक है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ईंधन जैसे लकड़ी से हम लोग खाना बनाते हैं, कोयले से खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, इसे आज भी जो है गांव में क्या है, कोयले पे खाना बनता है या लकड़ी पे खाना बन रहा है, ठीक है ना। बहुत 50% से अधिक जो है आज भी हम लोग ईंधन का यूज कर रहे हैं। वहीं आप देख लीजिएगा पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म, अब देखिए जीवाश्म ईंधन हम किसको कहते हैं, जीवाश्म ईंधन हम किनको कहेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल हम किसको कहेंगे। तो क्या है, हमने पहले भी बताया क्या है, पेड़ पौधा और जानवर क्या है, अर्थ में बहुत दिनों तक यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ, जानवर मर गया है या पेड़ पौधा है यहाँ पे जो है बिल्कुल ये डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो है धीरे धीरे परत बाई परत बनते गया, यानी कि एक से दूसरा परत जो है बनना शुरू हुआ। और इसमें दबने के बाद क्या होता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, यानी कि ताप और दाब के कारण क्या है, आप देखिएगा छोटा सा एक लकड़ी देखिएगा जो अर्थ के अंदर जो बहुत दिनों तक दबा रहता है, निकालिएगा तो बिल्कुल काला आपको दिखाई देगा। वो धीरे धीरे हजारों वर्ष अगर लाखों वर्ष है तो उसके बाद वो क्या है, वहीं जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला में यूज हो जाता है। जीवाश्मी ईंधन क्या,
जीवाश्म मतलब जो मरा हुआ है, यानी कि पेड़ पौधा हो या जानवर हो, उससे प्राप्त क्या क्या होता है। वहीं बहुत दिनों के बाद क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो क्या है परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उसमें चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो एक तो आप ईंधन देख लिए, और दूसरा आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें जीवाश्मी ईंधन के बारे में देख रहे हैं। जीवाश्मी मतलब जीवाश्म से प्राप्त हुआ, पेड़ पौधे से या जानवरों से, वो बहुत दिन तक क्या है अर्थ में अंदर दब जाने के कारण क्या है, बहुत सालों के बाद क्या होता है, लाखों साल हम कह सकते हैं, उसके बाद वो कोयला में चेंज हो जाता है, या नेचुरल प्राकृतिक गैस में चेंज हो जाएगा, या पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वेयर ब्यूरिड, ठीक है, अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर। देख रहे हैं, उष्मा और प्रेशर, ठीक है, दाब के कारण, इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसको समझे कि क्या हुआ, लाखों वर्ष दबने के बाद क्या होता है, ताप और दाब के कारण क्या होता है, जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। तो ये सब क्या है, आपको कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स है। ये कैसा फॉसिल फ्यूल्स है, तो परंपरागत ऊर्जा वाला, यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी है। तो समझ में आया कन्वेंशनल। ठीक है, इन खनिजों का भंडार सीमित है। ठीक है, इसका भंडार सीमित है, ज्यादा अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, इसको बनने में तो लाखों समय लगता है, इसको बनने में हजारों लाखों ईयर्स का टाइम लगता है, इसलिए ये क्या है, बहुत धीरे धीरे बनता है, इसलिए इसका भंडार क्या है, सीमित है। ठीक है, विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो इसका यूज क्या है, आपको बहुत ही आसानी से करना होगा, नहीं तो क्या है, इतना ना ज्यादा पेट्रोलियम का यूज हो रहा है। आजकल देख रहे हैं गाड़ी उड़ी कितना है, हर तरह का मशीन, लोग जो है और ज्यादा जो है क्या है, अपने आप को कंफर्ट जोन में लेते जा रहा है और सुविधा पर सुविधा चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इसका दोहन हो रहा है, तो हिसाब से इसका दोहन करना है। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। ठीक है, द रेट ऑफ विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग, ठीक है, देन इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ द फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के रेट से क्या है, कंज्यूमिंग रेट जो है बहुत ज्यादा है। सो इसलिए दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसलिए इसको क्या है, शीघ्र से ही समाप्त होने वाला है, इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा। अब कोयला के बारे में देखते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में हम पढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, या कोयला है। कोयला को देखिए, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। क्या है, बहुत मात्रा में, आज भी इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा क्या है, इसी से जनरेट होता है। दिस इज द मोस्ट एब्यूडेंटली, ठीक है, फाउंड फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला से जो विद्युत प्राप्त, देखिए ये कीवर्ड जरूर देखिएगा, कोयला से जो विद्युत आपको प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो थर्मल पावर कहते हैं। थर्मल पावर देखते हैं ना, थर्मल एनटीपीसी जैसे हुआ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, थर्मल पावर। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोयला से अगर विद्युत हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसको तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल पावर हम कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन, अच्छा, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। तो कोल से जब इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फन और दलदल से क्या हुआ, पृथ्वी के परतों में दबने से बना कोयला, इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि कोयला क्या है, कोयला जैसे बहुत ज्यादा जैसे वन है, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट है। अब क्या हुआ, जैसे भूकंप हुआ, भूकंप में क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो है ये पूरा जो है मान लेते हैं फॉरेस्ट है, यहाँ भूकंप हुआ, यहाँ सिर्फ पेड़ पौधा है और इसमें जानवर सब है। ये क्या हुआ कि बहुत ज्यादा भूकंप हुआ या कोई भी प्राकृतिक डिजास्टर हुआ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ये अर्थ के अंदर दब गया
और दबने के बाद क्या है, लाखों हजारों वर्ष में क्या हुआ, जैसे कोयला का निर्माण हुआ, ठीक है, और सारा चीज का निर्माण होता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एगो वेन, ठीक है, giant ferns and swamps got buried under the layers of earth, ठीक है। coal is therefore refreshed to as buried sunshine, ठीक है, तो इसको buried sunshine यानी कि अंतर्हित धूप कहते हैं। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में देखिए, फटाफट देखते हैं, चीन है। देखिए ये फैक्ट है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कोयला का उत्पादक देश कौन है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। यहाँ क्या होता है, कोयले का उत्पादन होता है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज है। भारत में कहाँ कहाँ कोयला उत्पादन होता है वो देख लीजिए, रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया धनबाद एवं बोकारो, ये सब झरिया यानी कि धनबाद बोकारो तो झारखंड में आप जानते हैं कि है। द लीडिंग कोल, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। द कोल प्रोडक्सिंग, ठीक है, तो क्या है, द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, क्या है ये इन झारखंड। तो इसको देख लिए। अब पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम आप समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम वर्ड जो है वो लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। एक का अर्थ होता है पेट्रा, पेट्रा मतलब क्या होता है, शैल, क्या होता है, पेट्रा मतलब शैल या चट्टान, रॉक्स जो कहिए, ठीक है। पेट्रा मतलब क्या होता है, शैल, और पेट्रा हो गया, और पेट्रा और ओलियम, ओलियम मतलब क्या हो, ओलियम मतलब क्या होता है, तेल। तो कहने का अर्थ क्या है, यह चट्टानों में पाई जाने वाला तेल, ठीक है, चट्टानों से ये प्राप्त होने वाला तेल है। यानी कि पेट्रा का अर्थ क्या होता है, रॉक्स यानी कि शैल या चट्टान कहिए, और ओलियम का अर्थ क्या होता है, तेल। तो पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमाने से रोकती है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम मतलब सिर्फ पेट्रोल ही नहीं होता है, पेट्रोलियम जो है बहुत सारे चीजों से मिलकर के बनता है। पेट्रोलियम में हम इसमें देखेंगे, जैसे पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल प्राप्त होता है, एकदम काला और गाढ़ा होता है, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा होता है जब अर्थ से निकलता है पेट्रोलियम। तो द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फॉर स्क्वीकिंग मतलब चरमराता है, बोथ बिगेन एज द थिक ब्लैंक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में जान गए कि क्या है, गाढ़े काले द्रव होता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैल परतों के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो शैल में पाया जाता है, उसके बीच में पाया जाता है। इसका वेधन अब तटीय क्षेत्रों में तेल क्षेत्रों से किया जाता है, ठीक है। तब इसको क्या होता है, परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां पे क्या होता है, रिफाइनरीज किया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है। और अपरिकृत पेट्रोलियम प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद, जैसे देखिए पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है उसको देख लीजिए, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, ये सब मिलके पेट्रोलियम बनता है। समझ में आया होगा कि ये सब क्या है, ये सब मिलके पेट्रोलियम, यानी कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, इस सब को हम क्या कहेंगे, सभी को कंबाइंड रूप से हम पेट्रोलियम कहेंगे। ये काले गाढ़े द्रव के रूप में होता है। फिर क्या होता है, रिफाइन किया जाता है, बहुत सारा इसका प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग पेट्रोलियम से डीजल निकालते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालते हैं, मिट्टी तेल निकालते हैं, मोम निकालते हैं, प्लास्टिक और स्नेहक भी निकालते हैं। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड इट ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया। देख रहे हैं तटीय क्षेत्र में। दिस इज सेंट टू रिफाइनरीज, क्या करते हैं कि रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल। क्रूड ऑयल मतलब समझ गए, क्रूड ऑयल वही पेट्रोलियम,
पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स, ये सब क्या है, इससे प्राप्त किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होता है। इससे जो भी प्रोडक्ट बनता है वो काफी कॉस्टली होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। क्या होता है, ये बहुत ही मूल्यवान होता है। तो पेट्रोलियम के बारे में समझ गए। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, देखिए कहां कहां आपको पेट्रोलियम मिलता है, खाड़ी देश में देखिएगा आपको मिलता है, गल्फ कंट्री, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। अन्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पेट्रोलियम, अच्छा अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सब में मिलता है। और भारत में देखिए, भारत में असम के डिगबोई में, मुंबई, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में मिलता है। डेल्टा द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, डिगबोई इन आसाम, डिगबोई कहाँ है, आसाम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज एंड कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जब पढ़े थे तो उसमें कुछ बाकी रह गया था, यानी कि अंटार्कटिका के बारे में हम लोग नहीं देख पाए थे, और भारत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है वो उसको देखना है। देखिए अंटार्कटिका में क्या है, ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे का महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। यानी कि वहां पे क्या है, ट्रांस आर्कटिक पर्वत है और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट क्या है, पूर्वी अंटार्कटिका, वहां पे क्या है, यानी कि कहने का लोहे का निक्षेप पाने का अनुमान लगाया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल और वाणिज्यिक मात्रा में सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल, ठीक है, इन द ट्रांस आर्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ली माउंटेन ऑफ ईस्टर्न अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड, ठीक है, आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी। तो आपको समझ में आया होगा, ये समझने वाला तो टॉपिक है ही नहीं यहाँ पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है इसको देखिए। अब भारत में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। भारत में क्या है, उच्च कोटि का लोहे का निक्षेप है, या देखिए मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका में ये पाया जाता है। बॉक्साइट देखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है, यह फैक्ट है, तो इसको तो देखना पड़ेगा अपने से भी। तो हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर में अगर किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।